हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। विश्व दर्पण के आज के नए एपिसोड में मैं असद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चीन के विदेश मंत्री यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वांग यी की हिंदुस्तान दौरे की। इस दौरे के साथ में क्या कंट्रोवर्सी पैदा हुई है और उसकी क्या वजूहात या क्या सबब या क्या रीज़न्स हैं, हम इस बारे में आपको जानकारी पहुँचाएँगे और साथ ही साथ हम आपको ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान और चीन इस दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यानी कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की हिंदुस्तान दौरे के। दरअसल में ये दौरा शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज का शिकार होना शुरू हो गया जो कि आमतौर पर डिप्लोमेटिक या राजनयिक या सिफारती हलकों में देखने को नहीं मिलती हैं। दरअसल मिस्टर वांग यी 3 मुल्कों के दौरे जिसमें कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और नेपाल शामिल थे, उसकी शुरुआत उन्होंने 22 मार्च से पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचकर की। लेकिन यहीं से इस पूरे दौरे के ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई क्योंकि 22 मार्च को मिस्टर वांग यी ने ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के 48वें सेशन में एक स्पीच दी। यह पहला मौका था कि चीन का कोई राजनयिक या डिप्लोमेट इतने आला सतह के ऊपर ओआईसी की किसी मीटिंग में शामिल हो रहा था और उसमें तकरीर दे रहा था। इतना ही नहीं, अपनी तकरीर में मिस्टर वांग यी ने एक मर्तबा फिर एक ऐसी बात की जिससे कि भारत को बहुत नाराजगी हुई। दरअसल मिस्टर वांग यी ने अपनी स्पीच में जम्मू और कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि इस मामले को इलाके की या रीजन की सिक्योरिटी और यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए जल्द अज जल्द सुलझाना चाहिए। भारत का हमेशा से ये कहना रहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय यानी कि एक बायलैटरल इशू है और दोनों मुल्क उसको बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं और इसमें किसी भी तीसरे मुल्क को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भारत को मिस्टर वांग यी की इस स्पीच से 2 बार बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि अव्वल उन्होंने ओआईसी के एक सेशन में ये तकरीर की और उसमें कश्मीर का जिक्र किया। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि 57 मेंबर स्टेट्स के ऊपर कायम ओआईसी में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने मिस्टर वांग यी की इस स्पीच को फौरन गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि मिस्टर वांग यी को ओआईसी की मीटिंग में शिरकत नहीं करना चाहिए थी और साथ ही साथ उन्हें कश्मीर पर कोई बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन अभी कंट्रोवर्सीज की शुरुआत ही हुई थी। अगले दिन यानी कि 23 मार्च को मिस्टर वांग यी ने पाकिस्तानी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री रिलेशंस और सिक्योरिटी के बारे में बातचीत की और साथ ही साथ चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सिक्योरिटी के बारे में जनरल बाजवा से बातचीत की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में सूरत हाल सुधरे और वहाँ पर अमन और अमान दोबारा कायम हो, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसमें कि समाज के हर ग्रुप की शमूलियत या रिप्रेजेंटेशन हो, वो वहाँ पर जल्द अज जल्द कायम हो जाए। मिस्टर बाजवा के साथ मुलाकात करने के अलावा मिस्टर वांग यी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मुलाकात की और आपस में इन दोनों लीडर्स ने इलाके की सिक्योरिटी और चीन पाकिस्तान रिलेशंस और यूक्रेन में जारी जंग के बारे में बातचीत की। उसके बाद अगले दिन यानी कि 24 मार्च को मिस्टर वांग यी को भारत आना था, लेकिन आखिरी वक्त तक भारतीय विदेश मंत्रालय और चीनी विदेश मंत्रालय ने उनके इस दौरे की कोई भी डिटेल देने गवारा नहीं की और ये दौरा आखिरी वक्त तक साबित नहीं हो पा रहा था कि होगा भी या नहीं होगा। आखिरकार कल देर रात तकरीबन 9 बजे रात को मिस्टर वांग यी हिंदुस्तान पहुंचे, लेकिन
यहां पर भी एक नई कंट्रोवर्सी पैदा करने के बाद मिस्टर वांग यी का प्लेन इस्लामाबाद से उड़ा दिल्ली के लिए, लेकिन फिर उसका रुख हो गया अफगानिस्तान और अनएक्सपेक्टेडली बिना किसी को बताए हुए मिस्टर वांग यी काबुल पहुंच गए। काबुल में उन्होंने तालिबान की आला रहनुमाओं से मुलाकातें की, अफगानिस्तान चीन के दरमियान ताल्लुकात को रिव्यू किया, वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में तालिबान के लीडर से बातचीत की और चीन की ये स्टेटमेंट दोहराया कि चीन चाहता है कि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी यानी कि अमन और अमान जल्द से जल्द कायम हो और वहां के लोग पूरे तरीके से अपने एक नई इंक्लूसिव गवर्नमेंट कायम करने की कोशिशों में कामयाब हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अफगानिस्तान को शामिल करने की बात भी कही। यहां मैं आपको ये बताता चलूं कि जिन दिनों तालिबान के कब्जे के बाद ज्यादातर मुल्कों ने काबुल में अपनी एम्बेसीज बंद कर दी थी, उस वक्त सिर्फ चीन की एम्बेसी खुली हुई थी और इससे जाहिर होता है कि चीन और तालिबान के आला लीडर्स के दरमियान ताल्लुकात किस लेवल के हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का ऐलान होने के कुछ ही दिनों के बाद चीन ने एक आला रुकनी तालिबान डेलीगेशन का चीन में वेलकम किया था और अपनी तरफ से चीन की इस पुराने स्टैंड को दोहराया था कि वो अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। आइए अब एक मर्तबा फिर रुख करते हैं मिस्टर वांग यी के दौरे का। मिस्टर वांग यी कल आखिरकार देर रात गए, जैसे मैंने बताया, दिल्ली पहुंच गए और आज यानी कि 25 मार्च को उम्मीद है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी मुलाकात में मिस्टर वांग यी हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन या 14वें समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन आने की दावत दे सकते हैं। ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि साउथ एशिया के अलावा यूरोप, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के मुल्कों को भी शामिल किया गया है ताकि एक ओवरऑल कंप्रीहेंसिव तरीके से इलाकाई तौर के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपस में डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का एक नया निज़ाम बनाया जा सके। ब्रिक्स का पिछला समिट सन 2021 में हिंदुस्तान ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से उसे वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज किया गया था। अब चीन का ये चाहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के समिट में शिरकत करने के लिए चीन आए और उसके अलावा हो सकता है कि वो इंडिया चाइना रशिया फोरम की मीटिंग में भी शामिल हों। ब्रिक्स समिट एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया एक बड़ी जंग को होते हुए देख रही है और साथ ही साथ उसमें से उस मुल्क के ऊपर जिसे कि वो एक इन्वेडर करार दे रही है यानी कि रूस, उसके ऊपर पाबंदियां लगाने का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्मीद यही की जा रही है कि दरअसल चीन चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ बैठकर वो कि रूस यूक्रेन जंग से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करे और साथ ही साथ वो किसी ऐसे कॉमन स्टैंड को भी अपनाने की कोशिश करे कि रूस के साथ में हिंदुस्तान और चीन दोनों के ताल्लुकात एक नॉन अलाइंड स्टेट की तरह किस तरह से आगे चलते रहें और इसका नेगेटिव असर ना तो हिंदुस्तान और ना ही चीन के व्यापार के ऊपर पड़े। साथ ही साथ उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि इस समिट के साइडलाइंस पर होने वाली मीटिंग्स के दौरान प्रधानमंत्री मोदी चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जारी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में भी बात करें, क्योंकि अप्रैल 2020 में गलवान वैली में होने वाले चीनी इंट्रूजन के बाद से चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहद खराब हो चुके हैं और इस मामले के ऊपर अभी तक मिलिट्री कमांडर लेवल की 15 बातचीत के दौर हो चुके हैं, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ब्रिक्स समिट के जरिए इंडिया और चाइना रशिया यूक्रेन जंग के ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स आ सकती हैं, कोई बातचीत हो सकती है और साथ ही साथ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में भी बातचीत हो सकती है।
और साथ ही साथ इंडिया और चीन के रिलेशंस को कैसे दोबारा इस्तेवाल किया जाए या उन्हें कैसे दोबारा से एक अच्छे लेवल पे कायम किया जाए, इसके बारे में बातचीत हो सकती है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के डायरेक्टर ही शेशेंग का कहना है कि ब्रिक्स समिट हिंदुस्तान और चीन को एक ऐसा मौका दे रहा है कि जिसके जरिए दोनों मुल्क आपस में ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए और एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए जिसे कि हम फार रीचिंग या दूरंदेश या पॉलिटिकल हिकमत अमली यानी कि पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस के साथ शामिल होने के साथ साथ दोनों देशों के रिलेशंस और उनके आपसी ताल्लुकात के अलावा उनके कमर्शियल इंटरेस्ट को भी गारंटी करते हुए दोनों मुल्कों को आगे ले जाने की कोशिश करें। आज ही मिस्टर वांग यी हिंदुस्तान का दौरा खत्म करने के बाद नेपाल के लिए रवाना होंगे और वहां पर नेपाली प्रधानमंत्री मिस्टर देबा से मुलाकात करेंगे। नेपाल चीन के लिए एक बहुत अहम मुल्क है क्योंकि वो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मौजूद है और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर चीन अभी तक नेपाल में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत उसने अब तक $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट नेपाल में की है। हमें उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय से आगाह करते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।